अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल हमने एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पे बात शुरू की थी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब समझने के बाद एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है? तो क्या है जनाब एब्जॉर्प्शन प्रोसेस? कौन बताएगा व्हाट इज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस? प्रोडक्शन ओवरहेड्स को कॉस्ट पर यूनिट में ऐड करने का तरीका। फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं या टोटल ओवरहेड्स हैं, टोटल ओवरहेड्स हैं या वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। हम किस तरह प्रोडक्शन ओवरहेड्स को लेके कॉस्ट पर यूनिट एस्टीमेट बना पाते हैं, उसको एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में हमने कहा जी हम डाटा यूज करते हैं एस्टिमेटेड या बजटेड। हम साल के शुरू में एस्टिमेटेड या बजटेड डाटा लेके हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एस्टिमेट कर लेते हैं और फिर ड्यूरिंग द ईयर उसी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट को प्रोडक्ट कॉस्ट की डिटर्मिनेशन में यूज करते हैं। हमने कहा था कि भाई हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं। हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिनका ओवरहेड कॉस्ट सेम नहीं हो सकती। हमारी कंपनी में एक से ज़्यादा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को सीखना है ताकि हम फेयर शेयर ऑफ ओवरहेड्स हर प्रोडक्ट में चार्ज कर सकें। क्योंकि अगर हम इस सिंपल फार्मूला से चलें तो ये फार्मूला थोड़ा सा हमें चैलेंज देता है। बड़ा ही सिंपल फार्मूला है। ये तो तब यूज हो जब कंपनी में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रही है। एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइड विद एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाए। एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो तो एक कॉस्ट आ जाएगी, काफ़ी है। लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो तो फिर हमें शायद ये तरीका काफ़ी नहीं है। हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच की तरफ चलना है और सिस्टमैटिक अप्रोच में कल हम 3 स्टेप्स पे बात कर पाए थे। हमने कहा थी हम सबसे पहले स्टेप में अपनी फैक्ट्री के डिपार्टमेंट्स या कॉस्ट सेंटर आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरे स्टेप में हम जो डिपार्टमेंट वाइज आइडेंटिफाइबल कॉस्ट है उनको हर डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। और तीसरे स्टेप में जो जॉइंट कॉस्ट है उनको कोई सूटेबल बेस लेके डिपार्टमेंट्स में तकसीम करते हैं। जब ये 3 स्टेप्स कर लेते हैं तो हमारी फैक्ट्री के प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फैक्ट्री के ओवरहेड्स जो है वो सारे के सारे तमाम आइडेंटिफाइड डिपार्टमेंट्स में तकसीम हो जाते हैं। डिपार्टमेंट की लिस्ट बन गई, उनके अकाउंट खुल गए, अलग-अलग एलोकेशन हो गई, अपॉर्शनमेंट होगी। तो तमाम फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे डिपार्टमेंट्स में तकसीम हो गए। और इसके बाद हमने इशू डिस्कस किया था प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट का। हमने कहा था भाई हमने तो ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट में तकसीम इसलिए किया था कि जो डिपार्टमेंट जितने यूनिट्स बना रहा है उसकी कॉस्ट उन यूनिट्स में तकसीम करेंगे। लेकिन जब हमने डिपार्टमेंट में कॉस्ट तकसीम की तो हमें एहसास हुआ कि हमारी फैक्ट्री में तो सर्विस डिपार्टमेंट भी चल रहे हैं या सपोर्ट डिपार्टमेंट भी इनको कहा जाता है और सपोर्ट डिपार्टमेंट तो कोई यूनिट नहीं बना रहे। तो हमने कहा जी इनकी कॉस्ट पर हम यूनिट्स में कैसे तकसीम करें। तो इसका हल हमें मिलने वाला है हमारे 4th स्टेप में, विच इज कॉल्ड रीअपोर्शनमेंट या सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट, जिसमें हम सीखेंगे कि भाई हम सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को कैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तकसीम कर दें। इस रीअपोर्शनमेंट के बाद होगा क्या कि तमाम के तमाम हमारे फैक्ट्री के ओवरहेड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हिस्से आ जाएंगे और फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जिस डिपार्टमेंट ने जितने यूनिट्स बनाए उस पर तकसीम कर पाएंगे। तो वो बात जो हमारी थी पूरी हो जाएगी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूनिट बनाने में बिजी है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में से खर्चा यूनिट्स प्रोड्यूस पे ट्रांसफर हो सकता है। तो हम इनको फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तकसीम करने की बात करेंगे अगले स्टेप में, जो कि कहलाती है सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट या रीअपॉर्शनमेंट। तो जनाब कल के लेक्चर से कोई क्वेश्चन किसी बच्चे के जहन में, एनी क्वेश्चन, किसी कैलकुलेशन पे कोई बात समझ ना आई हो पूछिए। अच्छा जी, सेकेंडरी पोर्शन में वी हैव टू डील विद मल्टीपल सिनेरियोज। सिनेरियोज क्या है जी? सिनेरियो नंबर 1, सर्विस डिपार्टमेंट डू नॉट सर्व अदर सर्विस डिपार्टमेंट।
सर्विस डिपार्टमेंट दे डू नॉट सर्व अदर सर्विस डिपार्टमेंट। मैं यहीं से मिसाल दूं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम किया मशीनें ठीक करना, तो भाई ये सर्विस डिपार्टमेंट है, ये सर्विस डिपार्टमेंट है। कैंटीन डिपार्टमेंट का क्या काम है? खाना खिलाना, चाय पिलाना। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट डू नॉट सर्व अदर सर्विस डिपार्टमेंट, मतलब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कैंटीन क्या करके ओवन खराब हो जाएगा वो ठीक नहीं करेगी। कैंटीन डिपार्टमेंट मेंटेनेंस के स्टाफ को सर्व नहीं करेगी, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है जी। क्या केस पड़ा? पहला केस हमारा रीअपॉर्शनमेंट में आ रहा है। हमें क्वेश्चन दिया जाएगा भाई रीअपॉर्शनमेंट करो, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट दे डू नॉट सर्व अदर सर्विस डिपार्टमेंट। इन अदर वर्ड सर्विस डिपार्टमेंट ओनली सर्व प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2 होगा ओनली वन सर्विस डिपार्टमेंट सर्व द अदर सर्विस डिपार्टमेंट, मतलब मेंटेनेंस वाले तो इसका ओवन ठीक कर देंगे, ये अभी भी चाय नहीं पिलाएगा। मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट सर्व करेगा दूसरे को, लेकिन ये इसको सर्व नहीं करेगा। और तीसरा केस होता है वेयर सर्विस डिपार्टमेंट और सर्विंग अदर सर्विस डिपार्टमेंट, जिसको हम रेसिप्रोकल सर्विस कहते हैं, मतलब एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं, सर्विस दे भी रहे हैं, सर्विस ले भी रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल सर्विसेज। ठीक है, तो 3 केसेस हैं, हमें तीनों तरह के सवाल आ सकते हैं। हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट दिया जाए और साथ बता दिया जाए कि सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्व करते हैं। हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट का डाटा दिया जाए और बताया जाए कि भाई सिर्फ एक सर्विस डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन के साथ साथ दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है। तीसरा केस, हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट का डाटा दिया जाए और बताया जाए कि रेसिप्रोकल सर्विसेज हैं, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस देते भी हैं और लेते भी हैं। हमें तीनों तरह के केसेस हमारे सामने आ सकते हैं। ऑल्दो ये पहले 2 केसेस रिलेटिवली सिंपल हैं, इनकी एग्जाम में पेरेंट्स की प्रोबेबिलिटी थोड़ी लो रहती है। तीसरे केस में चूंकि थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो एग्जामिनर की अक्सर इंक्लिनेशन इसी मेथड की तरफ थोड़ी रहती है। तो ये नहीं कि हम करेंगे एक की, हम तीनों करेंगे, ये तो आसान है, ये तो यूं करके हमारे कवर हो जाएंगे। इस पे थोड़ी सी हमें ज्यादा एक्सरसाइज, ज्यादा एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होने वाला है। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1, सर्विस डिपार्टमेंट दे डू नॉट सर्व अदर सर्विस डिपार्टमेंट। इसके लिए हमारे पास इलस्ट्रेशन 3 है, हम वो इलस्ट्रेशन 3 पढ़ते हैं और वहीं से इसकी देखते हैं कि ये कैसे हम डील करते हैं ऐसा के केस को। ये जी इलस्ट्रेशन 3 की रिक्वायरमेंट से बात शुरू करते हैं। रीअपोर्शन द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट अमंग्स्ट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तकसीम कीजिए। एंड कैलकुलेट द टोटल ओवरहेड्स कॉस्ट फॉर ईच ऑफ PD1 PD2। PD1 PD2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है। ठीक है, तो हमें रीअपोर्शन करनी है सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में और टोटल ओवरहेड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के निकालने हैं। लेट्स रीड द डाटा। A manufacturing company has 2 production departments, PD1 and PD2. It has 2 service departments, quality control and repairs. Allocated and apportioned production overheads cost for each cost center are as follows. PD1, PD2, quality control, repairs. मतलब allocation हो गई भी है, अपॉर्शनमेंट होगी, ये कल हमने सीख ली थी ना। तो एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट के बाद तमाम ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट में तकसीम कर दिया गया है। तो ये डिपार्टमेंट वाइज टोटल ओवरहेड बन चुके हैं, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 2 सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट्स ओनली प्रोवाइड सर्विसेज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, मतलब नो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट। केस नंबर 1 क्लियर हो गया? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट 30% of its time is spent in PD1 and 70% of its time is spent in PD2. Repair department 60% of its time spent on repair work for PD1 and 40% time is spent on repair work for PD2. अच्छा, it's a very simple case. हमने रीअपोर्शनमेंट में करना क्या होता है? सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तकसीम करना है सूटेबल बेस के ऊपर।
जैसे मैंने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की कॉस्ट को इनमें तकसीम करना है, रिपेयर की कॉस्ट को इनमें तकसीम करना है। अब मुझे सूटेबल बेस चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक लेवल इलस्ट्रेशन है। यहाँ पे सूटेबल बेस के लिए उसने टाइम स्पेंड दे दिया। उसने बता दिया क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जो टाइम स्पेंड किया, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जो टाइम स्पेंड किया उसमें से 30% गया PD1 में और 70% गया PD2 में। तो बड़ा सिंपल सा हल हो गया भाई, इसकी कॉस्ट 30% इधर दे दो, 70 इधर दे दो। इसी तरह रिपेयर्स के बारे में बता दिया, टाइम स्पेंड 60% गया PD1 में, 40% गया PD2 में, तो इसकी कॉस्ट 60%, 40%। तो हमें सूटेबल बेस क्वेश्चन में दी जाएगी। जिस तरह हमने अपोर्शनमेंट के लिए सूटेबल बेस सेलेक्ट की थी ना, एरिया, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, कहीं पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इसी तरह हमें री अपोर्शनमेंट के लिए भी बेसिस क्वेश्चन में दी जाएंगे कि भाई सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को हम किस बेस पे तकसीम कर सकते हैं। ये चूंकि पहले लेवल की इलस्ट्रेशन है तो इसमें बिल्कुल ही सिंपल टाइम स्पेंड एज अ परसेंटेज हमें दिया गया है, हम इसकी बेसिस पे इन कॉस्ट को तकसीम कर सकते हैं। अच्छा, जब हम इसका फॉर्मेट देख लें तो फॉर्मेट तो वही जो कल हमने बनाया था ना, वही चल रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है? 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है जी। तो मैं इसको उसी फॉर्मेट को जरा एक्सटेंड करता हूँ जिस तरह हमने लिया होता है ना। पहले यहाँ पे डिस्क्रिप्शन थी, फिर टोटल ओवरहेड्स थे, फिर बेसिस थी, और फिर 4 डिपार्टमेंट थे। यहाँ पे भी 4 ही हैं, 1, 2, 3 और 4। तो मैं वही टेबल समझे कंटिन्यू हो रहा है हमारा, ठीक है, वही टेबल हमारा कंटिन्यू रहता है, क्योंकि हमें नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है ना उसमें एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट सब कुछ करना होता है हमने। तो वही टेबल समझे अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन है, बेसिस है, टोटल ओवरहेड्स हैं, और यहाँ पे PD1 है, PD2 है, क्वालिटी कंट्रोल है, रिपेयर्स है। अच्छा जी, हमें क्वेश्चन में एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड्स अवेलेबल है, हमें अवेलेबल है 4,50,000, 3,10,000, 2,50,000, 3,30,000। हमें ये एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड्स अवेलेबल है। अब हमने री अपोर्शनमेंट करनी है, क्योंकि जब एलोकेशन हो गई, अपोर्शनमेंट हो गई, तो इसके बाद री अपोर्शनमेंट की बारी आती है। और री अपोर्शनमेंट क्या होती है? सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तकसीम। और हमारा केस सिंपल केस है जिसमें हमें कहा गया है कि सर्विस डिपार्टमेंट्स दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं देते, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देते हैं, और हमें उसके लिए जो बेस दी गई है वो टाइम स्पेंड दिया गया। तो मैं एक डिपार्टमेंट कोई सा भी ले लूं, 1 बाय 1 डिपार्टमेंट्स हम लेंगे। जैसे मैं पहले QC ले लेता हूं, इसकी कॉस्ट लूंगा, और फिर मैं रिपेयर्स की कॉस्ट लूंगा, और इसको तकसीम कर दूंगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। किस बेसिस में? टाइम स्पेंड। QC का 30-70 है और रिपेयर का 60-40। QC का 30-70% है और रिपेयर का 60-40% है। तो जनाब ये तकसीम कैसे होगी? पहले QC को हम इसकी कॉस्ट को तकसीम करने जा रहे हैं, तो इसको यहां से निकालिए। इसका 30%, 70%, 175,000 लीजिए जी, इसकी कॉस्ट तकसीम होगी। आप पकड़िए रिपेयर की कॉस्ट 30,000 यहां से निकालिए, और इसका 60% 198,000 और इसका 40% 132,000 लीजिए जी। ये हमारी री अपोर्शनमेंट का काम हो गया। अब ये हमारे टोटल ओवरहेड्स डिपार्टमेंट वाइज आ गए। PD1 सॉरी 7,23,000 जी, 617,000 लीजिए जी, ये भी 0, ये भी 0,
और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था रीअपोर्शनमेंट का। यही चाहते थे हम रीअपोर्शनमेंट में कि भाई सर्विस डिपार्टमेंट के जिम्मे कोई कॉस्ट ना रहे, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट को यूनिट्स बना नहीं रहे, तो सर्विस डिपार्टमेंट से कॉस्ट को हम यूनिट्स में कैसे तकसीम करें, ये चैलेंज था। हमने हम रीअपोर्शनमेंट कर लेते हैं, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन में है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहे हैं। तो सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहे हैं, तो जितनी हेल्प जिस डिपार्टमेंट को ने दी है, इनकी कॉस्ट उनमें तकसीम कर दो, ये जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ पे सारी कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ गई है, यहाँ से हम आसानी से अब जितने यूनिट्स जिस डिपार्टमेंट ने बनाए हैं उनमें कॉस्ट को तकसीम कर सकते हैं। रीअपोर्शनमेंट का सबसे आसान केस, सर्विस डिपार्टमेंट्स दे डू नॉट सर्व अदर सर्विस डिपार्टमेंट, ये सबसे सिंपल केस है, हमें एग्जाम में ये भी आ सकता है। अच्छा जी, ये इलस्ट्रेशन 5 सेम डाटा है जो हमने अभी इलस्ट्रेशन 3 में देखा था, लेकिन इसमें क्या किया गया, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट 30-70 है, दो डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है, लेकिन जो रिपेयर है 50, 40 एंड 10, मतलब ये सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्व कर रहा है। रिपेयर की कहानी पढ़ी है, रिपेयर डिपार्टमेंट 50% ऑफ इट्स टाइम इज स्पेंट ऑन द रिपेयर वर्क ऑफ PD1, 40% of its time is spent on repair work of PD2 and 10% of the time is spent on repair work of, ये है जनाब वो दूसरा केस कि भाई एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्व कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ। दिस इज सिनेरियो नंबर 2। बाकी कहानी वही है, ठीक है, सेम वही, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दो सर्विस डिपार्टमेंट, इवन सेम इज द कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट की तकसीम जब हुई उसमें मैं बता दिया गया कि जो रिपेयर डिपार्टमेंट है दो प्रोडक्शन के साथ साथ वो क्वालिटी कंट्रोल को भी सर्व कर रहा है। अच्छा, जब इस तरह के क्वेश्चंस में व्हाट एडिशनल पॉइंट टू बी कंसिडर्ड, मैं दोबारा इलस्ट्रेशन 5 के लिहाज से ये डाटा दोबारा मैं अरेंज करता हूँ, यही नीचे टेबल को एक्सटेंड करते हुए यही हेडिंग समझे नीचे कैरी कर रही हैं, ठीक है। तो मैं इसको टोटल का कॉलम मैंने पॉपुलेट नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ी, तो कोई हर्ज नहीं है। मैं यही खर्चा एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड्स सेम वैल्यूज थी यहाँ पे 450, 310,000, 250,000, 330,000। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने जो रीअपोर्शनमेंट करनी है उसमें एक पॉइंट टू बी कंसिडर्ड है जो कि हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी थी उसकी। इधर से मैंने कहा था ना भाई 1 by 1 पकड़ो और तकसीम कर दो, लेकिन जब हम सेकंड सिनेरियो में हैं तो हमें एक पॉइंट का ख्याल रखना है, और वो पॉइंट क्या है, रीअपोर्शन कॉस्ट ऑफ दैट सर्विस डिपार्टमेंट which is serving other service department। फर्स्ट, ये मैं फर्स्ट शायद यहां लिखना चाहता था, पहले आप उस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट तकसीम करो जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ख्याल कर रखना है, फर्स्ट, ये फर्स्ट यहाँ पे आना था भाई, फर्स्ट रीअपोर्शन कॉस्ट ऑफ द दैट सर्विस डिपार्टमेंट व्हिच इज सर्विंग द अदर सर्विस डिपार्टमेंट। तो कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट है जो अदर सर्विस डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है, रिपेयर्स। तो जनाब हमें पहले यहाँ पे रिपेयर्स की कॉस्ट को तकसीम करना है। तो रिपेयर्स की कॉस्ट को तकसीम करने के लिए बेसिस क्या है, टाइम स्पेंट ही है, 50, 40, 10। रिपेयर की कॉस्ट को तकसीम करने की बेसिस गिवन है 50, 40 एंड 10। रिपेयर की कॉस्ट
कॉस्ट को हमने पहले तकसीम करना है। 330 को यहां से निकालिए और 50%, 40% एंड 33,000। लीजिए जी, ये हमारा रीअपोर्शनमेंट का सिनेरियो 2, जिसमें एक सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के साथ साथ दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्व कर रहा है। जब हम ऐसा सिनेरियो देखेंगे तो गाइडलाइन इज पहले वो सर्विस डिपार्टमेंट पिक कीजिए विच इज सर्विंग द अदर सर्विस डिपार्टमेंट। हमारे केस में रिपेयर्स, तो पहले हम रिपेयर्स की कॉस्ट को रीअपोर्शन करेंगे। सिनेरियो 2 में पॉइंट टू रिमेंबर, पहले उस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट रीअपोर्शन होगी विच इज सर्विंग द अदर सर्विस डिपार्टमेंट। नाउ क्यूसी की टर्न है, और क्यूसी की टर्न में ख्याल रखना भाई एक और क्यूसी की टर्न में ख्याल रखने वाली बात है कि अब क्यूसी को रिपेयर से भी हिस्सा आ गया हुआ है। अब हमने, क्योंकि असल मकसद तो है भाई इस कॉलम को जीरो करना, ये तो जीरो हो गया ना। अब इसको जीरो करना तो कितनी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी यहाँ से? 283,000 यहाँ से निकालनी पड़ेगी, और इसकी रेशियो है 30-70। यही है ना क्यूसी की भाई क्वालिटी कंट्रोल 30-70, PD1 में 70, 30, PD2 में 70। तो जनाब 283 का 30% 84,000 और इसका 70 19,100 और इसका कोई हिस्सा नहीं है। लीजिए जनाब, ये आपके आप टोटल ओवरहेड डिपार्टमेंट वाइज यहाँ से बने, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। PD1 94,000 99,900 और जी ये कितना बना 640100। लीजिए जी सिनेरियो 2, ये भी खत्म हो गया, ये भी आसान कहानी है। इसमें 2 पॉइंट आपको याद करवाए गए, एक यहाँ पे जनाब कि पहले कौन सा डिपार्टमेंट लेना है, और दूसरा यहाँ पे आपको बताया गया ये पूरे लेने हैं, ये 250 लेके नहीं चले जाना, क्योंकि हमने यहाँ पे जीरो लाना है, यहाँ पे जीरो लाना है, ये ख्याल रखना है, क्योंकि रीअपोर्शनमेंट का मकसद ही, ऑब्जेक्टिव ही ये है कि इनको जीरो करना है यहाँ पे। तो ये जीरो हम कर चुके थे पहले, इसको जीरो करना है, तो ये पूरा खर्चा यहाँ से निकालना है जी। एनी क्वेश्चन? रीअपोर्शनमेंट के 2 सिंपल सिनेरियो। सिनेरियो नंबर 1, when service department they do not serve the other service department, no service department serve the other service department. Scenario number 2, only one service department serve the other service department. सर्विस कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्यों ऐड कर रहे हैं बेटा? एक चीज दोबारा मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा, शुरू के पहले दूसरे लेक्चर में। यहाँ पे मैंने आपको फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट दिया था, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जिक्र किया था, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि इस फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, तो इस फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चे डिफरेंट डिपार्टमेंट में हो रहे हैं, दे आर कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन कॉस्ट। तो फैक्ट्री में तो रिपेयर डिपार्टमेंट भी चल रहा है जो प्लांट एंड मशीनरी को रिपेयर कर रहा है, फैक्ट्री में तो क्वालिटी कंट्रोल भी चल रहा है जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस को मॉनिटर कर रहा है और ये देख रहा है कि आपकी प्रोडक्ट मेयार के मुताबिक बन रही है। अब खुद तो प्रोडक्ट नहीं बना रहे, बट प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। इफ यू टेक दीज 2 डिपार्टमेंट्स आउट, क्या आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्मूथली चल पाएगा? क्या आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योर हो पाएगी? इसका मतलब प्रोडक्शन कैन नॉट रन विदाउट दीज 2 डिपार्टमेंट। सो दीज 2 आर प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का।
These two are production cost, but बिल्कुल इनडायरेक्ट है, क्योंकि खुद नहीं प्रोडक्ट बना रहे, प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी सपोर्ट के बगैर प्रोडक्शन चल नहीं सकती, तो खर्चा है तो प्रोडक्शन कॉस्ट ही। लेकिन डायरेक्ट चूंकि प्रोडक्शन नहीं कर रहे, इसलिए हम इनकी कॉस्ट को डायरेक्ट प्रोडक्ट में आसानी से ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तो कहा था, हमने तो तरीका सीखा था कि हम प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन बाय ईच डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट ने जितने यूनिट्स पे काम किया उसकी कॉस्ट को उन यूनिट्स पे तकसीम करेंगे। हमने तो ये हल निकाला था, तो वो हल यहाँ पे आके गड़बड़ा गया कि भाई इन्होंने तो यूनिट्स पे काम ही नहीं किया, इनकी कॉस्ट को कैसे तकसीम करें। फिर उसका हल क्या है, भाई इन्होंने यूनिट्स पे डायरेक्ट काम नहीं किया, बट इनडायरेक्टली तो किया ना, इन्होंने सपोर्ट किया इन डिपार्टमेंट्स को जिन्होंने प्रोडक्ट पे काम किया। तुमने कहा जी इनकी कॉस्ट फिर इनको दे दो, फिर यहां से फिर कॉस्ट यूनिट्स पे चली जाएगी। अल्टीमेटली कॉस्ट ने यूनिट्स पे तकसीम होना है, लेकिन यहां से यूनिट्स पे तकसीम होने में हमें दिक्कत आ रही थी। इधर हम इस लेवल से यूनिट्स पे नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि ये कॉस्ट तो जा सकती थी यूनिट्स पे कि भाई जिस डिपार्टमेंट ने जितने यूनिट्स बनाए उसकी कॉस्ट तकसीम करो। यहाँ पे वो बात नहीं हो रही थी कि जिसने जितने यूनिट बनाए, इन्होंने तो यूनिट्स बनाए ही नहीं है भाई। तो फिर इसका हल यही है कि भाई इनकी कॉस्ट को इधर भेजो, तो सारे ओवरहेड्स यहाँ पे आ जाएंगे, ये जीरो हो गए। अब टोटल ओवरहेड्स जिस डिपार्टमेंट ने जितने यूनिट्स बनाए उनको तकसीम कर दो, सारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्रोडक्ट कॉस्ट में तकसीम अब हो पाएंगे। जी कुछ और सवाल? बेटा बिल्कुल ब्रैकेट में मिस कर गया भाई, जीरो करना है, मिस कर गया, गलती हो लीजिए, ठीक हो गया जी। हमने जीरो करना है, जैसे यहाँ से माइनस हुआ जीरो हो गया, इधर से माइनस किया इधर प्लस कर दिया ना, यहाँ से माइनस करते हैं बाकी जगह प्लस कर दिया, इधर माइनस किया बाकी जगह प्लस कर दिया। जी एनी अदर क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन 6 क्लास एक्टिविटी है, जरा परफॉर्म कीजिए। रीअपोर्शनमेंट है जी, यहाँ पे 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, परफॉर्म कीजिए रीअपोर्शनमेंट। 3 प्रोडक्शन 2 सर्विस डिपार्टमेंट, और ये आपको सर्विस डिपार्टमेंट ने किस किस डिपार्टमेंट को सर्व किया वो कहानी यहाँ नजर आ रही है आपको। सेम फॉर्मेट बनाएंगे, बस डिपार्टमेंट्स आपके 4 की जगह 5 है। मुझे आपने PD1, PD2, PD3 इनकी फाइनल वैल्यूज देनी है। डिस्क्रिप्शन का कॉलम पॉपुलेट करें, बेस लिखिए, जिस तरह काम करने का तरीका सिखाया गया है वैसे कीजिए। मैंने आपको पहले भी बोला है कि एग्जाम में जैसे चीजें प्रेजेंट करनी है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और उसके लिए मैंने आपको कहा है कि रूलर कैरी करना शुरू कीजिए। बहुत से बच्चों के पास मुझे नजर नहीं आ रहा, रूलर आपके पास होना चाहिए। टेबल बना के फॉर्मेट में प्रेजेंट कीजिए ताकि आपकी टेबल बनाने में भी स्पीड और एफिशिएंसी आए आपकी।
चेक कर लिया, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे S1 S2 में से पहले किसको करेंगे तकसीम? S1 को, क्योंकि S1 अपना 10% टाइम S2 को भी दे रहा है, तो पहले में S1 को तकसीम करने हैं, फिर S2 को तकसीम करना है। और मुझसे अब फाइनल फिगर्स शेयर करेंगे PD1 PD2 के जो बच जाएंगे रीअपोर्शनमेंट के बाद। ये तो 0 हो जाएंगे, लेकिन PD1 2 3 की फाइनल फिगर क्या बनेगी वो आप मुझसे शेयर करेंगे अपनी वर्किंग कंप्लीट करने के बाद। आगे जी वैल्यूज बताइए जनाब। PD1 288600, PD2 51920, PD3 7200। लीजिए जी, कोई डिसएग्रीमेंट है इन वैल्यूज से तो पूछिए। ये डिपार्टमेंट्स में हम पहले S1 को रीअपोर्शन करेंगे, फिर S2 को रीअपोर्शन करेंगे, रिजल्टेंट फिगर्स ये आएंगी S10 S20, और ये टोटल कॉस्ट हमारी ओवरहेड्स की यहाँ पार्क हो जाएगी PD1 PD2 PD3 में। किसी स्टूडेंट का कोई डिसएग्रीमेंट है इस वर्किंग से तो पूछिए। Any question? प्रेजेंटेशन के रेफरेंस से एक और चीज़ मैं जो नोट करता हूँ बच्चों में, आपको क्यों मैं कहता हूँ कि रूलर की आदत डालिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज़ क्रिटिकल एग्ज़ाम में। मतलब मैं इसको इस तरह अक्सर बच्चों को समझाने के लिए बताता हूँ कि प्रेजेंटेशन अगर आपकी साफ सुथरी है, एग्जामिनर को क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही, वर्किंग रेफर हुई हुई है, तो ही कंसिडर्स यू एज अ गुड स्टूडेंट। यार ऑर्गेनाइज है, डिसिप्लिन बच्चा है, कि चीज़ों को अच्छे अंदाज में प्रेजेंट किया, मेरी ज़िंदगी आसान रखी हुई इसने। और अगर वो ऐसे आपका अच्छा प्रेजेंटेबल पेपर, रूलर यूज हुआ है, प्रेजेंटेशन ठीक है, वर्किंग रेफर्स है, नीट एंड क्लीन है, ओवर राइटिंग कटिंग नहीं है, करते करते एंड तक पहुंचता है, और खुदा ना खासा आपके नंबर 49 48 बन रहे हैं, उसको एकदम होता है यार अच्छा वाला बचा था, फेल क्यों हो गया। शायद वो रिकंसिडर कर, यार मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, क्योंकि पेपर तो बड़ा अच्छा किया हुआ था इसने,
तो इसके पासिंग मार्क्स क्यों नहीं बने? शायद वो पीछे जाना चाहे, वो देखे कहीं जाके यार इसके बच्चे के मुझसे गलती तो नहीं होती, पॉसिबिलिटी उससे को मिशन हुई हो, उसको नजर आ जाए, या वैसे ही उसका दिल करे यहाँ पे मैंने इसको 2 नंबर दिए, मैं 3 भी दे सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जामिनर के पास थोड़ी सी लिबर्टी पेपर सेटर के पास आती है 1-2 नंबर की, कहीं ना कहीं मार्किंग में वो चाहे तो आपको 2 दे दे, चाहे तो 3 दे दे, तो उसको लगेगा शायद कहा यार ये बच्चे को यहाँ मैंने 2 दिए, मैं 3 दे सकता था, वो 3 दे के आप पॉसिबिलिटी है वो आपको पास कर दे। लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, आप शुरू से उसको तंग करते आ रहे हो, ओवरराइटिंग भी है, कटिंग भी है, लाइनें भी नहीं खींची हुई, वर्किंग भी रेफर नहीं हुई, वो फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है यार कितना नालायक है, कितना निकम्मा बच्चा यार ये, और एंड में जब उसको आपके 49 नंबर आएंगे ना, वो शुक्र करेगा चंगा है जो गई सी, आगे चला जाएगा, आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। पहली बात, आपकी प्रेजेंटेशन की वजह से आपकी असेसमेंट फेयर रहेगी, आपकी तरफ टिल्ट रहेगा, जहां पे आपको एग्जामिनर के पास क्वेश्चन आएगा ना, वो आपको फेवर देने के चक्कर में होगा, 1-8 नंबर आपको फेवर दे जाया करेगा, और एंड में भी अगर कोई दिक्कत लगे उसको, हो सकता है 1 नंबर की फेवर एंड में भी आपको दे जाए वो, लेकिन अगर आपने उसको तंग किया हुआ, प्रेजेंट ठीक नहीं किया हुआ, दिक्कत होगी आपको। तो अब प्रेजेंटेशन के रेफरेंस से मैं जब बात करने लगा था, मैं अभी जैसे कहा रूलर इस्तेमाल करो, अब बच्चे रूलर इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये पेज है, अब 3 लाइनें खींचनी है ना, 3 कॉलम बनाने हैं, तो करेंगे क्या, ये डिस्क्रिप्शन होगी, ये बेस होगी, ये टोटल हो गया 1 2 3 4 5, और ये पेज सारा जाया कर दिया। जब भी आपने टेबल ड्रॉ करने हैं, आपने हमेशा कॉलम इधर से ड्रॉ करने शुरू करने हैं, भाई मुझे ये सर्विस 1 चाहिए, ये सर्विस 2 चाहिए, ये PD1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, टोटल चाहिए, बेस चाहिए, और कोशिश करें इस जगह को ज्यादा से ज्यादा अपने पास बचाएं। इस जगह के फायदे क्या है वो बाद में देखेंगे, लेकिन आपके यहाँ पे ये S2 है, ये S1 है, ये PD3 है, ये PD2 है, ये PD1 है, एंड सो ऑन। यहाँ पे आप जो जगह जाया कर रहे हो, ये टोटल वेस्ट है, और इसका नुकसान आगे आपको प्रेजेंटेशन में हिट आती है, वो कैसे है वो आगे चल के बात करेंगे, बट फिलहाल ऑलवेज स्टार्ट ड्राइंग कॉलम फ्रॉम दिस एंड ऑफ द पेज, इधर से मेजरमेंट शुरू करो, 1 कॉलम 2 कितने कॉलम चाहिए, वहां से बांटो, ना कि यहाँ से बनाना शुरू कर दो, उधर पे जाया कर दो, ठीक है। तो ये भी आदत अपनाई है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन और एफिशिएंसी में फर्क डालेंगी चल के। अच्छा जी, हम पहुंच गए थे यहाँ पे, हमने पहला केस डिस्कस कर लिया, दूसरा केस कर लिया, इलस्ट्रेशन 5 इलस्ट्रेशन 6 कर ली, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब हम तीसरा केस ऑफ रीअपोर्शनमेंट देखते हैं कि जहां पे रेसिप्रोकल सर्विसेज है, रेसिप्रोकल सर्विसेज है मतलब बदले में सर्विस दी भी जा रही है, बदले में सर्विस ली भी जा रही है सर्विस डिपार्टमेंट के साथ। तो रेसिप्रोकल सर्विसेज से डील करने के लिए वी हैव 2 मेथड्स, एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है और एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है। ये दोनों मेथड्स बेसिकली सेम रिजल्ट देते हैं, ये दोनों मेथड सेम रिजल्ट देते हैं, बट फर्क क्या है कि ये लेबोरियस मेथड और ये जरा साइमल्टेनियस इक्वेशन की मदद से थोड़ा सा सिस्टमैटिक अलजेब्रा इस्तेमाल हो जाता है, थोड़ा सिस्टमैटिक मेथड हो जाता है। यही रिजल्ट हासिल करने का ये एक अल्टरनेटिव अलजेब्रा बेस्ड मेथड है। हमें एग्जाम में क्वेश्चन दोनों अंदाज से आते हैं, हमें एग्जामिनर कहता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को फॉलो करके रीअपोर्शनमेंट कीजिए, हमें वो कहता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड को फॉलो करके रीअपोर्शनमेंट कीजिए। अगर वो साइलेंट होगा तो हमें जो मर्जी दिल चाहे कर लें, बट नॉर्मली वो बता देता है। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड ऑन बोथ। तो हम पहले इलस्ट्रेशन 7 और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है इस पे बात करते हैं। इलस्ट्रेशन 7 रेसिप्रोकल सर्विसेज का केस है और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी है। रिक्वायरमेंट सेम है, रीअपोर्शन सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट अमंग द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड कैलकुलेट टोटल ओवरहेड्स ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। Manufacturing company has 2 production departments, machining and assembling, and 2 service departments, repairs and QC. The following information is available. Allocated and apportioned overheads. Total कितने थे? Machining, assembly, repairs और QC के हिस्से क्या है? ये allocation और apportionment के बाद की कहानी है। Work done by service department. Service department ने कितना कितना काम किया, फिलहाल अगेन आसानी के लिए परसेंटेज टर्म में बता दिया गया है कि रिपेयर्स ने जो काम किया है टोटल 100%, उसमें से 50% मशीनिंग में, 20% असेंबली में और 30% क्वालिटी कंट्रोल में। और
जो क्वालिटी कंट्रोल ने 100% टोटल काम किया है, 30% मशीनिंग में, 55% असेंबली में और 15% रिपेयर में। दिस इज अ केस ऑफ रेसिप्रोकल सर्विसेज। हमें नजर आ रहा है रिपेयर्स क्वालिटी कंट्रोल के लिए काम कर रही है और क्वालिटी कंट्रोल रिपेयर्स के लिए भी काम कर रहा है। दिस इज अ केस ऑफ रेसिप्रोकल सर्विसेज। हमें कहा गया रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से रीअपोर्शनमेंट कीजिए। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से रीअपोर्शनमेंट, जैसे नाम से जाहिर है, बार बार रीअपोर्शन करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा आपको डिस्ट्रीब्यूशन को। तो जनाब हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं और फिर देखते हैं हम इसको कैसे लेके चलते हैं। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्ट्रीब्यूशन को बार बार रिपीट करना है। कब तक रिपीट करते जाना है और कैसे रिपीट करना है, उसके लिए हम इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, पहला कॉलम डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे फिर बेस ले लेते हैं। टोटल का कॉलम है, फिर हमारे पास 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 2 सर्विस डिपार्टमेंट। डिस्क्रिप्शन, बेस, टोटल, मशीनिंग, असेंबली, repairs and quality control, allocated and apportioned overheads जो गिवन है हमें, टोटल 1,20,000 और इसका हिस्से हुए हुए हैं 50,000, 40,000, 14,000, 16,000। अच्छा जी, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हमें 1 by 1 हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को तकसीम करना है और ये डिस्ट्रीब्यूशन रिपीट करते जानी है। अच्छा, जिस तरह हमने पिछले केस में कहा था, हमें ख्याल रखना है कि पहले किसको बाद में किसको। यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले केस में भी पहले दूसरे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तीसरे केस में भी पहले दूसरे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो दूसरा केस किया था जिसमें एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा था, वहां पर रिक्वायरमेंट थी। पहले किसकी करनी थी तकसीम? जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्व कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे मेरा पहले रिपेयर आ रहा है तो मैं रिपेयर से ही शुरू कर लेता हूँ, फिर QC को कर लेंगे। तो रिपेयर की तकसीम की बेसिस क्या है? 50, 20, 30। 50, 20, 30 ये परसेंटेजेस में है और QC की बेसिस क्या है? 30, 55, 15। 30, 55 एंड 15। ठीक है जी। तो हमने कहा जी पहले हम रिपेयर से कहानी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से 14,000 माइनस करेंगे आप। ये 14,000 हमने तकसीम करना है। 50% किधर आएगा जी? 7,000, 2,800 और 4,200। अब बारी है QC की, तो QC का कितना खर्चा तकसीम करना है? 20,200। ये बात वही वाली है, कोई जीरो करना है। पहले इसको जीरो कर लिया, अब इसको जीरो करो। 20,200 यहाँ से निकालोगे, 30%, 6060, 55%, 15%, 30। दिस इज नाउ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन केस। अब आपको नजर आया होगा, मैंने पहले इसको जीरो किया, सारा खर्चा इसके पास आ गया, इसको जीरो किया, अब खर्चा इधर आ गया। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको जीरो करोगे इधर चला जाएगा, इसको जीरो करोगे इधर चला जाएगा, चलती जाएगी कहानी। लेकिन हमने कहानी को फॉरएवर नहीं चलाना, हमने कहानी को मैक्सिमम 3 डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर खत्म कर देना है, मैक्सिमम। यहाँ पे लाइन कहना, अदरवाइज ये कहानी तो हमेशा चलती रहेगी। 3,000 से 2,000 आ जाएगा, 2,000 से 1 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, चलता जाएगा। लेकिन हमने हमेशा नहीं चलानी, हमने ये लाइन खींच दी कि भाई इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे आके हमने करना क्या है?
उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल गाइडलाइन आपको दे दी, गाइडलाइन दे दी आपको। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स में 3 डिस्ट्रीब्यूशंस आर अनफ, 1 2 3, 3 की 2 तो हो सकती है, कहीं पे चौथी करने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम, अननेसेसरी होगी, ठीक है। ये गाइडलाइन है, 3 के बाद हम इसको क्लोज करेंगे, कैसे क्लोज करना है उस पर बात करते हैं। बट फिलहाल हमें दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिपेयर्स को दोबारा 0 करना है, 30 को माइनस करना है, और रिपेयर की बेसिस यही है। मैं दोबारा इसको यहाँ पे ना भी लिखूं, मैं बजाय से यहाँ पे 50 20 30 लिखूं या ना लिखूं, फर्क नहीं पड़ता, 30 लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ से इस्तेमाल कर सकता हूँ। कितनी आई जी? 1515 606 909। ये मेरी दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुई है। दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म करने के लिए मैं 909 यहाँ से माइनस करूंगा, 30%, 273 राउंड ऑफ कर लें, डेसिमल में ना जाइए। इसका 55%, 500, और इसका 15%, 15%, 136। ये मेरी 2 डिस्ट्रीब्यूशंस कंप्लीट हो गई। रिपेयर्स QC, रिपेयर्स QC, 2 डिस्ट्रीब्यूशंस कंप्लीट होगी। एनी क्वेश्चन? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब फिर किसकी बारी आ गई? अब फिर रिपेयर्स की बारी आई है, मतलब 36 यहाँ से निकालना है, और इसका 50%, 68, 20%, 27, 30%, 41। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मुझे यहाँ से 41 को माइनस करना है, और अगर मैं से चलूं, क्वालिटी कंट्रोल है, तो 41 का 15% यहाँ आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा तो कहानी खत्म नहीं होगी। कहानी खत्म कब होगी? जब इधर भी 0 इधर भी 0, कहानी तब खत्म होनी है। तो मैंने कहा जी हमने यहाँ पे कहानी खत्म करनी, इससे आगे हमने कहानी लेकर चलनी नहीं है, अदरवाइज तो ये नेवर एंडिंग स्टोरी है, फ्रैक्शन में आ जाएंगे, चलता जाएगा। हमने कहा जी हमने यहीं पे खत्म करना है, इससे आगे 3 डिस्ट्रीब्यूशन से आगे हमने नहीं आना। तो 3 डिस्ट्रीब्यूशन से आगे कहानी तब खत्म होगी जब इधर 0 होगा, और इधर 0 कब होगा? जब यहाँ 0 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले 0 हो चुका। अगर इस बार मैंने इसको हिस्सा डाल दिया तो मजीद कहानी चलती रहेगी, ये 0 नहीं होगा कॉलम। तो अगर ये मैंने कॉलम 0 रखना है तो आखिरी स्टेप में इसको मैंने हिस्सा नहीं देना। अच्छा तो से देखिएगा, नॉर्मली मैं क्वालिटी कंट्रोल को लेकर चल रहा था 30 55 15, मतलब 100 हिस्से कर रहा था, ऐसा ही है ना? 100 हिस्से कर रहा था, 30 55 15 थे। अब मैंने कहा जी मैंने ये 15 हिस्सा नहीं करना, तो मैं इसको 30 55 करूंगा सिर्फ। मतलब अब ये परसेंटेज नहीं रही, क्योंकि परसेंटेज तब होती है जब 100 हिस्से पूरे हो। अब ये 30 और 55 की रेशियो में तकसीम होगा। आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम यहाँ पे जो 15 लिखते थे, अब वो 15 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब हमने इसको हिस्सा नहीं देना, तभी कहानी खत्म होगी। तो कहानी हमने खत्म करनी है। यहाँ पे कहानी खत्म करने के लिए इधर 0 लाना है, और इधर 0 कब आएगा? जब हम ये हिस्सा निकालेंगे, और जब ये हिस्सा निकालना है तो इसका मतलब अब मैंने इसके कितने हिस्से करने हैं? 2, एक 30 और 50 55, बेसिकली टोटल 55 हिस्से, 85 हिस्से होंगे। 85 में से 30 इधर, 55 इधर। तो जनाब कीजिए इसके हिस्से, इसके 2 हिस्से कैलकुलेशन एक सब बोर्ड पे देख लीजिए। 41 के 85 हिस्से करने हैं, 30 गए M को, और 41 के 85 हिस्से किए, 55 गए A को। तो जनाब कितना है यहाँ पे? 14 and 27। लीजिए जी, अब इसका टोटल कीजिए, क्या बना? 64930। इसका टोटल क्या बना?
5507 जी बेटा। हमने यहाँ से शुरू किया रिपेयर, अगर हम क्वालिटी से शुरू करते हैं तो फिर भी वैल्यू आने की जवाब। अगर हमने आपके साथी का सवाल है, हमने रिपेयर से शुरू किया कि हम क्वालिटी से शुरू करते तभी क्या यही जवाब आता? तो आंसर इज सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। थोड़ा फर्क हो सकता था, बट दैट डज नॉट रेंडर आवर आंसर रॉन्ग। हमारा आंसर गलत नहीं हो जाता, ठीक है। हम रिपेयर से शुरू करें, हम क्यूसी से शुरू करें, हमें ये करके यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हम जहाँ से मर्जी शुरू करें यहाँ तक पहुँचे। आंसर 1-2 रुपए के फर्क से जो मर्जी आ जाए हमारा आंसर करेक्ट है। फर्क आएगा 1-2 रुपए के आंसर फर्क आ जाएगा, क्योंकि जारी बात है इधर मैंने क्यूसी को एंड में खत्म किया, उधर मैंने रिपेयर को एंड में खत्म करना था। इधर मैंने यहाँ पे डंडी मारी, उधर मैंने इधर डंडी मारनी थी, तो डंडी मारने में कोई ना कोई 1-2 रुपए का फर्क पड़ जाता है। कितना ज्यादा भाई? हाँ बेटा, ये हमने 1,20,000 के हिस्से किए हैं, ठीक है। तो आप ये चीज बदलोगे तो यहाँ पे माइनर सा फर्क, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस वाला फर्क से ज्यादा 2-4 रुपए से ज्यादा फर्क, 2 इधर से ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। अगर ज्यादा आ रहा है तो शायद कोई गलती कर रहे होगे आप, नहीं आना चाहिए। करके देख लीजिएगा प्रैक्टिस। आप क्यूसी से शुरू कीजिएगा, रिपेयर पे खत्म कीजिएगा। इधर 32 का 28 हो जाएगा, 28 का 32 हो जाएगा, इससे ज्यादा फर्क होना नहीं चाहिए। मतलब 2 नहीं तो 3 का फर्क होगा, नॉट मोर देन दैट। ऐसा नहीं होगा कि ये 930 की जगह यहाँ पे 620 आ रहा होगा, ऐसा नहीं होने वाला। ये 930 की जगह 925 होगा या 935 होगा, इतना सा फर्क आने वाला है। और वो 5 रुपए इधर ऐड हो जाएंगे उधर से निकले तो, या उधर से ऐड हुए इधर से निकल जाएंगे। दोनों अंदाज में ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझिए, आपका एग्जामिनर आपको इस वैल्यू पे नंबर नहीं दे रहा, मेथड पे नंबर दे रहा है, और मेथड के मुताबिक कैलकुलेशन परफॉर्म करने पर नंबर दे रहा है। और मेथड में हमने बात की हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। हम रिपेयर से शुरू करें, हम क्यूसी से शुरू करें, दोनों में हमारे पास ऑप्शन है। दोनों मेथड, दोनों तरीकों से काम करना ठीक है। आंसर बेशक फर्क बन जाए, कोई इशू नहीं है, कोई वरी नहीं है इसमें इंशाअल्लाह। और जैसे मैंने आपको कहा 3 डिस्ट्रीब्यूशन, आपको हो सकता है किसी किताब में 4 डिस्ट्रीब्यूशन भी नजर आ जाए। आईकैप का एक सोल्यूशन है जिसमें 2 डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैंने आपको कहा कि भाई 3 एनफ है, 3 से 2 कभी हम जाना चाहें तो चले जाएंगे, 4 पे जाने की जरूरत नहीं है। 2 पे कब जाना है वो भी बता दूंगा मैं आपको आगे चल के, जब क्वेश्चन आएगा आईकैप का कि हमने क्यों 3 की बजाय 2 कर दी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन फिलहाल गाइडलाइन क्या, अभी 3 से आगे जाने की जरूरत नहीं। इससे आगे जाना वेस्टेज है टाइम की, वो हम एग्जाम में नहीं अफोर्ड करते। हमारे पास टाइम ऑलरेडी एग्जाम में टाइट होता है, अफोर्ड नहीं करते आगे जाना हम। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मैथड, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन के, एक बात मेरा दिल चाह था मैं आप लोगों से कर लूं। थोड़ी सी बेटा बात क्यों ट्रिगर हुई, रात को मुझे एक बच्चे का, मुझे नहीं पता इस क्लास का था किसी और क्लास का था, कैफ 3 का बच्चा था, उसका मैसेज आया कि जी आपने कल क्लास में जो मार्कअप मार्जिन का कॉन्सेप्ट सा हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करवाई तो मुझे वो समझ नहीं आई। समझ क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने पीआरसी में एएफसी किया था, उस पर टाइम लगा मेरा, बड़ी दूर हो गया एएफसी किए हुए, क्यूएम भूल गया हूँ मैं। समझ क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने इंट्रो नहीं पढ़ा था, और अब मैं R1 पढ़ रहा हूँ तो R1 में तो मेरा गुजारा हो रहा है, लेकिन इंट्रो मैंने नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए मुझे आप जो काउंटिंग एंट्रीज भी डिस्कस करते हैं मुझे वो भी समझ नहीं आती। तो काइंडली थोड़ा बेसिक से पढ़ा दिया करें। तो बेटा मैंने उस बच्चे को भी ये समझाया था, आपको भी मैं ये समझा रहा हूँ कि जो चीजें आप पीछे से पढ़ के आते हो उनको यहाँ पे उस अंदाज में यू शुड नॉट एक्सपेक्ट पढ़ाया जाएगा जैसे क्यूएम में आपको पढ़ाया गया था, जैसे इंट्रो में डबल एंट्री पढ़ाई गई थी। अगर आपको क्यूएम और इंट्रो के अंदाज में यहाँ पे चीजें पढ़ाई गई तो फिर वही पढ़ाया जाएगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं पढ़ाई जाएगी आपको। तो हमने आगे चलना है, आपको वो कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाए जाते हैं कि भाई आपने पढ़ा था ना, देखो ऐसे। अदरवाइज आई वॉज नॉट ऑब्लाइज, मैं मार्कअप मार्जिन डिस्कस करता हूँ, मुझे पता है आप लोग कुछ भूल रहे होते हो, तो पढ़ा हुआ ना याद करा दूं मैं, इसलिए करा दिया कि भाई किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। लेकिन अगर मैं स्क्रैच से जिस तरह क्यूएम के बच्चों
तो 2 घंटे में पढ़ाई गई थी एक चीज आपको 2 घंटे में पढ़ाऊंगा तो हम कॉस्ट नहीं पढ़ पाएंगे, जो हमारे कोर एरिया था वो नहीं कर पाएंगे, हम पूरा सिलेबस एग्जाम लेवल तक नहीं लेके जा पाएंगे, क्योंकि टाइम तो वही है ना, आपके पास भी वही है, मेरे पास भी वही है। और अगर मैं यहाँ पे वो पढ़ाना शुरू कर दूं तो 2 या 4 बच्चों की ये वीकनेस है, उनके लिए बाकी 100 बच्चों से ज्यादती हो जाएगी। उनको तो सब आता है, तो उनके लिए मैं वो क्यों उस जगह पे टाइम लगाऊं। आप लोग तो जिस 2-4 बच्चे तो तैयार हैं, हमें वो सिखा दें, आगे की खैर है, आगे हम रिपीट करेंगे, अगली बार फिर सीखेंगे, अभी तो हमने बस ये ABC सिखा दें। तो बेटा दिस इज रॉन्ग अप्रोच। आपको पहली बात, आपको रिकैप की अपॉर्चुनिटी दी गई है, आपको कोई इशू है क्लास में पूछिए। मार्कअप मार्जिन की कल हमने बात की थी, आपको नहीं पता मार्कअप क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, तो पूछिए क्लास में, 1 मिनट में पता लग जाएगा आपको। आपको क्लास में पूछने शर्म आती है, क्लास के बाहर अफजान अवेलेबल है, इनके पास जाइए, इनसे पूछिए। लेकिन जिम्मेदारी फील कीजिए कि भाई आपने AFC के बाद 6 महीने या साल का गैप ले लिया है, आपने इंट्रोडक्शन की एग्जाम्पशन मिलने पे भंगड़े डाले हुए हैं, ठीक है। तो वो जो एंजॉयमेंट की हुई वो आपने की हुई है, बाकी जो यहाँ बैठे उन्होंने की हुई, मुझे कोई मिठाइयाँ नहीं खिलाई हुई आपने, ठीक है। तो आई शुड बी, योर क्लास फेलो शुड नॉट बी पेनलाइज्ड फॉर दिस थिंग कि भाई मैंने चूंकि इंट्रो नहीं पढ़ा था और मैंने चूंकि 1 साल लाया कर दिया है, तब आपकी सजा है कि आप सब लोग बैठ के मेरे साथ इंट्रो पढ़े क्लास में, आप सब लोग बैठ के मुझे डेबिट क्रेडिट सिखाएं यहाँ पे क्लास में, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज अनफेयर। जैसे 2-4 बच्चे होते हैं क्लास में, मुझे पता है, दिस इज अनफेयर। यू नीड टू रियलाइज कि आपकी डेफिशिएंसी है, सो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, हेल्प जितनी चाहिए दैट विल बी अवेलेबल, मैं भी दूंगा, अफजान भी अवेलेबल है, वो भी देगा, बट जिम्मेदारी बेटा आप लोग हैं। और ये जिम्मेदारी, ये काम बड़ा आसान होता है, ये हार्डली 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे का काम है जो खत्म हो जाता है काम। पूरे 6 महीने में आपको 5-6 घंटे लगाने पड़ेंगे, पूरे 6 महीने के सेमेस्टर में, 5 महीने के सेमेस्टर में 2-3 घंटे लगेंगे, आपका कियम का सारा काम खत्म हो जाएगा। मे बी 4-5 घंटे लगेगा, अकाउंटिंग की डबल एंट्री आपको समझ आ जाएगी, लेकिन लगाने पे तैयार तो हो आप, लगाना तो आपने है ना बेटा। आप ऐसा करो, मुझे वीकनेस है, मुझे दूर करना है, हेल्प चाहिए ले लो। अवल तो आजकल तो हेल्प बेटा, आजकल के दौर में ये जो मोबाइल हर एक के पास होता है, इसका कंस्ट्रक्टिव यूज करो तो हर चीज आपको अवेलेबल। आप तो यूट्यूब पे जाके आइटम बम बनाने का तरीका सीखना चाहो, वो भी सिखाने वाला को मिल जाएगा। ये डेबिट क्रेडिट मार्कअप मार्जिन क्या चीज है, आपको 1.5 लाख वीडियोस मिलेंगी जो आपको बताने पे तैयार होंगे। हमसे खरीदे, हमसे सीखे डेबिट क्रेडिट क्या होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, हमसे सीखे मार्कअप मार्जिन क्या होता है, हम आपको बताते हैं। लेकिन इरादा तो करो, ये समझो तो सही, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। हर चीज आप इस जगह नहीं डालो, ये हेल्पिंग हैंड्स है आपके लिए। आप कहो जी मुझे हेल्प चाहिए, मैंने ये कर रहा था, मुझे दिक्कत आई, हेल्प चाहिए, सो बिस्मिल्लाह। लेकिन आपको ये मैंने कुछ नहीं करना, मैं तो जिस तरह पहले इंजॉय किया थी एग्जाम्पशन हुन भी इंजॉय करना है, जो करना है आप करें। दिस इज नॉट फेयर, ये फेयर नहीं है बेटा, ठीक है। आप कहें ठीक है जी मेरी गलती है, मैंने टाइम ज़ाया किया, मैंने एग्जाम्पशन ली, मैंने नहीं पढ़ा इंट्रो, और इंट्रो नहीं पढ़ा, हारमन में बैठ को ये लगा आप भुगतना है आपने आगे जाके, होना कि आपके साथ वो आपने फेस करना है अभी। लेकिन चलो आपको लग रहा है वो आपको समझ आ जाएगा, मान लिया, लेकिन काम आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। जब इंट्रो एग्जाम हुआ था, तमाम कॉलेजेस ने, तमाम उस्तादों ने स्पेशल क्लासेस करवाई थी, लेकिन चीतों ने उस वक्त क्लासें भी नहीं पढ़ी कि नहीं जी हमने भी नहीं, अभी भी नहीं पढ़नी हमने, हम अपनी मर्जी से ही पढ़ेंगे। और साल बाद आप कहते हैं जी हम आ गए हैं, अब हमें पढ़ाएं आप। तो बेटा ऐसे नहीं होता, जिंदगी दुनिया आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकती, दुनिया अपने पेस पे चल रही है। अगर आप उस पेस से पीछे रह रहे हो तो भाई आपको मेहनत करनी है, थोड़ा आपको जोर लगाना है। आपके साथी, आपके उस्ताद आपको पुश देंगे, मदद करने को तैयार हैं, लेकिन आपको वो आपके साथ पीछे आ जाए, 1 साल आपके साथ पीछे चले, ये नहीं होगा, ठीक है। तो यू नीड टू मॉडिफाई, यू नीड टू लर्न कि आपको आगे चलना है, इस गैप को आपने कवर करना है, जिम्मेदारी आपने लेनी है। अब आप प्रोफेशनल लेवल स्टूडेंट्स हो, अब आपको पहली, दूसरी, चौथी के बच्चे नहीं हो जो जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अगर आप एहसास करो तो आप जिम्मेदारी ले सकते हैं। एंड नाउ इज द टाइम कि आप सीखिए और जिम्मेदारी लीजिए और आगे चलिए। अगर अभी आप जिम्मेदारी नहीं लेना सीखोगे तो आप प्रोफेशनल लाइफ में भी जिम्मेदारी नहीं लोगे, आप पर्सनल लाइफ में जिम्मेदारी नहीं लोगे। और अगर जिम्मेदार इंसान आप नहीं बनोगे तो आप जिम्मेदार बेटा नहीं बन पाओगे, जिम्मेदार शोहर नहीं बन पाओगे, जिम्मेदार वर्कर नहीं बन पाओगे, जिम्मेदार बेतहाशा रोल आपने जिंदगी में लेने हैं जिनमें यू हैव टू लीड
You have to take the responsibility of certain roles, certain functions, certain tasks. वो आप जब पीछे रहना शुरू हो जाओगे तो फिर सारी जिंदगी पीछे रहते रहोगे। हर जिंदगी के हर मैदान में, वो पढ़ाई है, वो प्रोफेशन है, वो पर्सनल लाइफ है, आप पीछे रहना शुरू हो जाओगे। So try to come forward कि भाई मेरा मसला है, मेरी जिम्मेदारी है, आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू टेक स्टेप्स टू ओवरकम द इश्यूज जो मेरे सामने आ रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, हेल्प आपको लोग देने पे तैयार होंगे, लेकिन वो तभी देने पे तैयार होंगे जब आप खुद रेडी हो कि जी मैं मसला हल करने पे तैयार हूँ, मुझे हेल्प चाहिए। लेकिन आपको जी मैंने कुछ नहीं करना, सब कुछ आप करो, तो नो वन इज इंटरेस्टेड। कि भाई तेरा मसला, तू इंटरेस्टेड नहीं तो मेरी बात चल के चले आइए, मैं भी तेरे साथ चलूँ भाई। तो आप चल रहे हो तो ठीक है जी, मतलब देखो ना, आप कहते मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मेरी गाड़ी को धक्का लगाना है, और खुद आप गाड़ी में स्टीयरिंग पे बैठ जाओ, लगाओ धक्का, कौन मदद करेगा आपकी? कि जी मैं गाड़ी में बैठा हूँ और किसी राह चलते को भी मेरी गाड़ी को धक्का लगाओ, भाई तू बड़ा साहब, गड्डी तेरी धक्का मैं लावा, तू गड्डी पे गए। हाँ, आपको मैं भी गाड़ी से बात कर, यार मैं भी धक्का लगा रहा हूँ, मुझे जरा जोर ज्यादा लगा तो आप मेरी मदद कर दो, फिर लोग चार मिल जाएंगे आपके साथ कि आप भी गाड़ी से बाहर आ जाओ, आप भी धक्का लगाओ, जी मेरी गाड़ी को मसला है, मैंने वहां तक पंप तक लेके जाना है, तो मेरी मदद कीजिए। तो चार लोग मिलेंगे आपके साथ, आपका धक्का लगा के गाड़ी तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको जी मैंने कुछ नहीं करना, आप ही सब कुछ करो, ऐसा नहीं होगा। तो ये पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, एकेडमिक लाइफ में भी इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि ये ऐसे ही चलता है। जहां तक हेल्प चाहिए होगी, वी विल गिव यू। कॉलेज आपको सपोर्ट करेगा, उस्ताद आपको सारे सपोर्ट करेंगे, दोस्त भी सपोर्ट करेंगे आपको, लेकिन इनिशिएटिव आप लेंगे। अच्छा जी, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ये यहाँ पे हमने बनानी है, इनसे हमने ये चैप्टर सॉल्व भी करना है, और ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके मामला हल करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें कैलकुलेटर पे सॉल्व करनी सिखाई गई है, आती है सबको? जरा खोलो, चलो मुझे मैं सिर्फ बाकी नहीं हम पढ़ते, मैं आपको दो इक्वेशन देता हूँ, मुझे ये सॉल्व करके दो। 2x plus 5y is equal to 20 and 7x plus 18y is equal to 40। इनको सॉल्व करो और मुझे x और y की वैल्यू निकाल के दो। पता नहीं 60 and minus 60, 160 and minus x क्या है और y क्या है, माइनस। लीजिए जी, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करें, x और y की वैल्यू ये साथियों ने बताई, आ रही है सबकी? सबकी आ रही है, जिनकी आ गई है वो, कि नहीं आई वो बैठे रहे, ताकि कल को गिला ना करे कि सर ने बताया नहीं था। ये मैं बताने के लिए 5 मिनट है हमारे पास। बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और आगे लेके चलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।